हेलो हेलो सभी जनों को। अब हम पढ़ने वाले हैं कार्बन के यौगिक भाग 2। भाग 1 हमने पढ़ा था, मैं उम्मीद करती हूँ आपने रिवाइज कर लिया होगा। अब हम भाग 2 में आगे बढ़ते हैं और कार्बन के यौगिकों के बारे में और पढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े फिर। यौगिकों की समजातीय श्रेणी। अब समजातीय श्रेणी क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। समजातीय श्रेणी को हम इंग्लिश में होमोलोगस सीरीज भी बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। हमने देखा है कि कार्बन परमाणुओं को श्रृंखलाओं या शाखाओं में एक साथ जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा कभी-कभी हाइड्रोजन को कार्यात्मक समूहों के साथ प्रतिस्थापित किया जा सकता है। एक कार्यात्मक समूह की उपस्थिति कार्बन श्रृंखला की लंबाई की परवाह किए बिना एक यौगिक के गुणों को तय करती है। तो इन्होंने क्या बोला कि हमने देखा कि कार्बन जो है वो परमाणुओं को श्रृंखला या शाखाओं में एक तरह से जोड़ सकता है। ठीक है, कार्बन ऐसे भी जोड़ सकता है, कार्बन ऐसे भी जोड़ सकता है। तो या तो शाखा, जैसे ये शाखा है, शाखाओं में भी जोड़ सकता है और श्रृंखला में भी जोड़ सकता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है इनके साथ में जो H ये वाले जुड़े होते हैं, हमने पिछले भाग में भी बात करी थी, H जो जुड़े होते हैं वो H क्या करते हैं, हट जाते हैं और उनकी जगह पर कोई ना कोई कार्यात्मक समूह जुड़ जाता है। कार्यात्मक समूह को फंक्शनल ग्रुप हम इंग्लिश में बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कार्यात्मक समूह क्या होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सारे कार्यात्मक समूह हैं। तो ये क्या करते हैं, ये कभी कभी हाइड्रोजन की जगह ले लेते हैं। ठीक है, और ये जैसे ही हमारे कार्यात्मक समूह आ जाते हैं हमारी श्रृंखला या शाखा में, वो श्रृंखला की लंबाई की परवाह किए बिना उस हाइड्रोकार्बन की हम जो गुणधर्म है, यौगिक के गुणधर्म है, उनको बदल देती है। ठीक है, तो एक तरह से जो हमारा कार्यात्मक समूह है वो पूरे यौगिक के गुणों को तय करता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिख रहा है, तो हमको क्या समझ में आया, अभी तक मैंने क्या बोला, एक और बार रिवाइज करते हैं। कार्बन श्रृंखला और शाखा में जुड़ सकता है, कभी कभी उसका हाइड्रोजन किसी कार्यात्मक समूह के साथ प्रतिस्थापित हो जाता है और वो कार्यात्मक समूह श्रृंखला कार्बन श्रृंखला की लंबाई की परवाह किए बगैर यौगिक के गुणों को तय करता है। वो कार्यात्मक समूह क्या क्या हो सकते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे क्या है, यौगिकों की एक श्रृंखला जिसमें एक ही कार्यात्मक समूह मौजूद है एक समजातीय श्रेणी कहा जाता है। कार्बन श्रृंखला की लंबाई असमान है लेकिन रासायनिक गुण समान है। तो इन्होंने क्या बोला, हमारे पास में काफी सारे कार्यात्मक समूह हैं, एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, एक सल्फर है, क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है। अभी अगर मैं बोलूं कि ये एक हमारा यौगिक हो गया, ये दूसरा हमारा यौगिक हो गया, ठीक है, ये तीसरा हमारा यौगिक हो गया, इन सब में आपको क्या समान बात लग रही है, इन सब में जो कार्यात्मक समूह है जिसने एक हाइड्रोजन की जगह ली है वो है क्या, क्लोरीन। यहाँ पे क्लोरीन कार्यात्मक समूह है और वो श्रृंखलाएं जिसमें कार्यात्मक समूह मौजूद एक ही हो उसे समजातीय श्रेणी कहा जाता है। तो ये सारे जो हैं ये सारे समजातीय श्रेणी हैं। क्यों? क्योंकि इन सब में कार्यात्मक समूह जो है वो क्लोरीन है। ठीक है, तो इससे क्या हमको समझ में आता है कि कार्बन श्रृंखला की लंबाई जरूर असमान है लेकिन उसके गुण कौन तय करता है, हमने पढ़ा था, गुण तय करता है हमारा कार्यात्मक समूह। तो कार्बन श्रृंखला की लंबाई भले ही असमान है लेकिन रासायनिक गुण समान है। क्यों? क्योंकि कार्यात्मक समूह जो है वो बिल्कुल एक है पूरे के पूरे श्रेणी में। ठीक है, तो क्या समझ में आया, समजातीय श्रेणी क्या है, यौगिकों की एक श्रृंखला जिसमें एक ही कार्यात्मक समूह मौजूद है उससे हम क्या बोलते हैं, समजातीय श्रेणी। तो यौगिकों की श्रृंखला जिसमें एक ही हमारा कार्यात्मक समूह मौजूद है उसे हम समजातीय श्रेणी बोलते हैं। तो ये सारे एक समजातीय श्रेणी है, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा। क्यों? क्योंकि इन सब में क्लोरीन है। तो कार्बन की श्रृंखला की लंबाई जरूर असमान है लेकिन इनके रासायनिक गुण बिल्कुल समान है क्योंकि रासायनिक गुण कौन तय करता है, हमारा कार्यात्मक समूह, और तीनों में कार्यात्मक समूह यहाँ पर क्लोरीन है। समझ आ गया भाई? आगे बढ़े फिर, आगे क्या है देखते हैं। जैसे जैसे आणविक द्रव्यमान बढ़ता है एक समजातीय श्रेणी में यौगिकों के लिए गलनांक और क्वथनांक बढ़ जाता है।
विलायक में विलयता जैसे अन्य भौतिक गुण भी बदल जाते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, जैसे जैसे आणविक गुण द्रव्यमान बढ़ता है, आणविक द्रव्यमान मतलब ये एक है, ठीक है, ये 2 वाला, ये तीसरा, ऐसे बहुत सारे, ठीक है, बहुत लंबे लंबे श्रृंखलाएं, ठीक है, कार्बन की। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर द्रव्यमान बढ़ता जा रहा है, ठीक है, इसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा है। क्यों? यहाँ पर 3 कार्बन और 1 2 3 4 5 6 7 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन है ना, तो इसका सबसे ज्यादा द्रव्यमान है। और द्रव्यमान के बढ़ते बढ़ते, आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ हमारे गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ जाते हैं। गलनांक और क्वथनांक क्या है? वो तापमान जिस पर हमारा यौगिक गलता है, या फिर वो तापमान, उसे गलनांक कहते हैं, या फिर वो तापमान जिस पर हमारा यौगिक उबलता है, उसे हम क्वथनांक कहते हैं। ठीक है, तो आणविक द्रव्यमान जैसे जैसे बढ़ता है समजातीय श्रेणी में, यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक वैसे वैसे बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा किसका है यहाँ पर, हमारी इस समजातीय श्रेणी में सबसे ज्यादा किसका गलनांक और क्वथनांक होगा? इसका। क्यों? क्योंकि इसका सबसे ज्यादा द्रव्यमान है। हमको क्या समझ में आया? एक समजातीय श्रेणी में, समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान समानुपाती है गलनांक एवं क्वथनांक। ठीक है, समझ में आया इतना? ठीक है भाई, तो एक समजातीय श्रेणी में जैसे जैसे आणविक द्रव्यमान बढ़ता है वैसे वैसे गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ता है। आगे क्या है? हालांकि रासायनिक गुण समान है। रासायनिक गुण समान होंगे, क्यों? क्योंकि रासायनिक गुण कौन तय करता है? हमारा कार्यात्मक समूह, और कार्यात्मक समूह समजातीय श्रेणी में पूरा एक ही होता है। और हमारे यहाँ पर फ्लोरीन है ना, तो इन सब के रासायनिक गुण भले ही समान होंगे, लेकिन इनके भौतिक गुण जैसे कि गलनांक, क्वथनांक और विलयता, कि आखिर ये कितना घुलनशील है, वो बदल जाएगा जैसे जैसे हमारी श्रेणी में हमारे श्रेणी में कार्बन की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ में आया? उदाहरण क्या है? CH4, C2H6, C3H8 एल्केनों की एक समजातीय श्रेणी बनाते हैं जहां प्रत्येक में एक CH2 समूह का अंतर है। तो इन्होंने क्या बोला? CH4, C2H6 और C3H8। ठीक है, तो ये भी एक समजातीय श्रेणी है। क्यों? क्योंकि इसमें भी हमारा कार्यात्मक समूह एक ही है। ठीक है, समझ में आया? तो इन सब में एक एक CH2 के समूह का अंतर है। तो यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH4 है, उसके बाद में इसमें CH2 और ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा? 2, ये हो जाएगा C2, और ये H4 में H2 ऐड कर देंगे तो H6, ये मिल गया। इसमें अगर हम CH2 और ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? C3H8। ठीक है, ये तो इन्होंने क्या बोला है कि पूरे समजातीय श्रेणी में एक CH2 के समूह का अंतर है, इस वाले समजातीय श्रेणी में। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े फिर। आगे क्या है? समजातीय श्रेणी के बारे में और पढ़ेंगे। और क्या है? सूत्र और आणविक द्रव्यमान में अंतर की गणना के लिए। तो इन्होंने क्या बोला? सूत्र और आणविक, सूत्र क्या है? ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, आणविक द्रव्यमान मतलब वेट जो है हमारा मॉलिक्यूलर, ठीक है, उसके अंतर की गणना के लिए पहला तो है CH3OH, दूसरा है C2H5OH, तीसरा है फिर है C2H5OH और C3H7OH, C3H7OH और C4H9OH। क्या इन तीनों में कोई समानता है? तो हमारे पास में क्या क्या दे रखा है? CH3OH दे रखा है, C2H5OH दे रखा है, C3H7OH दे रखा है और C4H9OH दे रखा है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा क्या इन तीनों में कोई समानता है? क्या आपको कोई समानता दिख रही है? बिल्कुल, इन तीनों में कार्यात्मक समूह जो है वो बिल्कुल एक है। ठीक है, इन तीनों में कार्यात्मक समूह OH है। ठीक है, तो इन तीनों की पहली समानता तो समझ में आ गई कि OH कार्यात्मक समूह है। दूसरी क्या समान बात लग रही है आपको? देखिए, इन दोनों में और इन दोनों में CH2 का अंतर है।
तो CH3OH में अगर हम CH2 को मिला दे तो हमको ये मिलेगा, इसमें अगर हम CH2 और ऐड कर दे तो ये मिलेगा, और इसमें अगर हम CH2 और ऐड कर दे तो ये मिलेगा। तो इन तीनों में हमको और क्या समानता दिख रही है कि दोनों जो हमारे परमाणु, दोनों जो यौगिक हमको दे रखे हैं तीनों ऑप्शन में, उनमें CH2 के समूह का अंतर है। ठीक है, समझ में आ गया? तो तीनों में क्या समानता है समझ में आ गया। अब क्या है, कार्बन परमाणुओं के बढ़ते क्रम में इन अल्कोहल की व्यवस्था करें। क्या यह एक समजातीय श्रेणी है? तो इन्होंने बोला कार्बन परमाणुओं के बढ़ते क्रम में हमको लगाना है, तो सबसे कम तो कार्बन परमाणु CH3OH में है, उससे ज्यादा C2H5OH में है, उससे ज्यादा C3H7OH में है, और सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे C4H9OH में है। तो हमने बढ़ते क्रम में भी लगा दिया बिल्कुल। अब इन्होंने पूछा क्या यह एक समजातीय श्रेणी है? बिल्कुल ये एक समजातीय श्रेणी है। क्यों? क्योंकि OH जो है वो ही एक इकलौता कार्यात्मक समूह है जो कि चारों में हमको मिलता है। ठीक है, अन्य कार्यात्मक समूहों के लिए 4 कार्बन परमाणुओं तक वाले यौगिकों के लिए एक समजातीय श्रेणी तैयार करें। तो उन्होंने बोला कोई भी अब एक कार्यात्मक समूह ले लो। हम कौन सा समूह ले? हम ब्रोमीन ले लेते हैं। हम ब्रोमीन को एक कार्यात्मक समूह की तरह ले लेते हैं। तो उन्होंने बोला 4 कार्बन परमाणुओं तक वाले समजातीय श्रेणी हमको बनाना है। बनाए, फिर पहले हमारा शुरू होगा 1 से, 1 का बन गया। अब 2 से, फिर अब हम बनाएंगे 3 से, आप भी ऐसे अपने घरों में अपने नोटबुक में क्लोरीन और नाइट्रोजन और सल्फर इन सब से भी बनाने की कोशिश करना, ऑक्सीजन। ठीक है, और चौथा क्या होगा? 4 कार्बन के साथ। समझ में आ गया? 4 कार्बन परमाणुओं तक वाले यौगिकों के लिए हमने समजातीय श्रेणी बना ली, एक अलग कार्यात्मक समूह लेकर। OH की जगह पर हमने Br को लेकर समजातीय श्रेणी बना ली। समझ आया? उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। घर पे आप और ऐसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए कि और कौन से समजातीय श्रेणी बन सकते हैं। क्लोरीन से बन सकता है, आयोडीन से बन सकता है, और ऑक्सीजन से बन सकता है। ऐसे बहुत सारे कार्यात्मक समूहों से बन सकते हैं समजातीय श्रेणी। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े। फिर आगे क्या है, हमें कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के लिए नियमों की क्या आवश्यकता है? तो इन्होंने बोला कि जो हमारे कार्बनिक यौगिक हैं उसके नामकरण की आखिर क्या आवश्यकता है, इन नियमों को क्यों पालन करना है, हर जगह पर नियम क्यों बना देते हो भाई? तो इसका उत्तर क्या है कि लाखों कार्बनिक यौगिक हैं हमारे पास में, इसलिए इन यौगिकों का नाम लेने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण रखना महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे पास में लाखों कार्बनिक यौगिक हैं, इसलिए हमारे पास में नियम होने चाहिए कि कैसे हम नामकरण करेंगे हर एक कार्बनिक यौगिक का। क्यों? मान लीजिए ये, इसको मैं मिथेनॉल, इसको मैं मीथेन बोलती हूँ, और इसको मैं इथेन बोलती हूँ। ठीक है, ये हो गया मीथेन, ये हो गया इथेन। ठीक है, अब आप आओगे और बोलोगे नहीं, मैं तो इसको इथेन बोलूंगा और इसको मीथेन बोलूंगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, जब आप मेथेन बोलोगे तो मुझे लगेगा कि आप इसके बारे में बात कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में तो आप इस बारे में बात कर रहे होते हो। और जब आप एथेन बोलोगे तो आपको लगेगा कि आप इस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मेरे को लगेगा कि आप इस बारे में बात कर रहे हो। तो इसीलिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम दोनों जो है वो एक ही दृष्टिकोण से देख रहे हैं। हम दोनों को ये मीथेन लग रहा है और हम दोनों को ये इथेन लग रहा है, इसलिए नामकरण के नियम होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। हमारे पास में लाखों कार्बनिक यौगिक है, सभी अपने अपने नाम दे दे उन कार्बनिक यौगिकों को, तो पूरा का पूरा जो व्यवस्था है वो उथल पुथल हो जाएगा। इसलिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण रखने के लिए हमने नामकरण के नियम रखे हैं। समझ में आया भाई? आगे बढ़े। फिर आगे क्या है,
हमें हमारे जो कार्बनिक यौगिक हमने पढ़े थे उनका नामकरण के नियम क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए प्रत्येक जैविक यौगिक को एक रासायनिक नाम दिया जाता है। तो जो जितने भी जैविक यौगिक हैं हमारे पास में, जैविक मतलब ऑर्गेनिक जैविक यौगिक हैं, उनको रासायनिक नाम दिया जाता है, यानी कि केमिकल नाम दिया जाता है, ठीक है। रासायनिक नाम दिया जाता है। रासायनिक नाम के 3 भाग हैं। तो हमारा जो रासायनिक नाम है उसके 3 भाग हैं। क्या है? पहला तो है हमारा उपसर्ग, ठीक है। दूसरा है हमारा जनक और तीसरा है हमारा प्रत्यय, ठीक है। देखते हैं क्या क्या है उपसर्ग, जनक और प्रत्यय का मतलब, ठीक है। तो उपसर्ग है जो आगे लगता है नाम के, ठीक है, जो आगे लगता है। तो वो हमको क्या बताता है? उपसर्ग या फिर पूर्व लग्न भी उसको बोलते हैं, इंग्लिश में उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, ठीक है। प्री मतलब आगे, ठीक है। तो प्री स्कूल मतलब स्कूल से जाने से पहले हम प्री स्कूल में जाते थे, उसी तरह से उपसर्ग मतलब नाम से पहले लगने वाली चीज। तो क्या है? वो हमें बताता है कि कहाँ पर प्रतिस्थापी है, मतलब वो हमें बताता है कि आखिर कौन से कार्बन के हाइड्रोजन को हमारे कार्यात्मक समूह ने उठाकर बाहर फेंक दिया है। तो यदि हमारा क्लोरीन आकर यहां पर लग जाए, ठीक है, अगर हमारा क्लोरीन आकर इस कार्बन पर लग जाए तो हमको पता कैसे पड़ेगा कि इन तीनों कार्बन में से कौन से कार्बन पर क्लोरीन लगा है? तो उसके लिए हम आगे लगाते हैं उपसर्ग, जो कि हमको बताता है कि आखिर प्रतिस्थापी कहाँ पर है, आखिर प्रतिस्थापन तो कौन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हुआ है, कौन से कार्बन पर वो हाइड्रोजन लगा हुआ था। तो उसके लिए हम उपसर्ग लगाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? जनक। जनक क्या है? हमें बताता है कि यौगिक में आखिर कितने कार्बन परमाणु उपस्थित हैं। तो कितने कार्बन है उसको पता करने के लिए हमारे पास में जनक होता है यौगिक में, ठीक है। और अंत में क्या है? प्रत्यय या फिर अनुलग्न, उसको सुफिक्स बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। हमें बताता है कि विषम परमाणु या कार्यात्मक समूह उपस्थित है। तो सफिक्स या फिर प्रत्यय जो है वो हमको बताता है कि विषम परमाणु या फिर कार्यात्मक समूह उपस्थित है। उसके साथ साथ हमको ये भी बताता है कि कौन सा विषम परमाणु या कार्यात्मक समूह उपस्थित है। तो समझ में आया नामकरण के 3 रूल्स क्या है, नियम क्या है? पहला उपसर्ग लगता है, वो हमको बताता है कि कहाँ पर प्रतिस्थापी है। दूसरा जनक है, जनक क्या है? वो हमको बताता है कि कार्बन की संख्या क्या है श्रृंखला में। और तीसरा क्या है? तीसरा हमको बताता है प्रत्यय। प्रत्यय बताता है कि आखिर विषम परमाणु या कार्यात्मक समूह उपस्थित है या नहीं, यदि उपस्थित है तो कौन सा उपस्थित है। समझ में आया इतना भाई? आगे बढ़े, फिर आगे हम यौगिकों का नामकरण के बारे में उसकी विधि देखेंगे कि यौगिकों का नामकरण की विधि क्या है। कार्बन यौगिकों के नामकरण के लिए विधि। कार्बन परमाणुओं की संख्या की पहचान करें, ठीक है। सबसे पहले तो कार्बन परमाणुओं की संख्या की पहचान करना है। यदि संख्या 3 हो तो उसका नाम प्रोपेन होता है। तो मैं आपके लिए यहाँ पे लिखती हूँ, अगर 1 हुआ कार्बन, ठीक है, तो वो मीथेन होता है। 2 हुआ तो एथेन होता है, ठीक है। 3 हुआ तो प्रोपेन होता है। 4 हुआ तो ब्यूटेन होता है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। 1 के लिए मीथेन, 2 के लिए एथेन, 3 के लिए प्रोपेन, 4 के लिए ब्यूटेन। अब क्या है? दूसरा क्या नियम है? यदि कोई कार्यात्मक समूह उपस्थित है तो इसे सारणी 4.4 के रूप में पूर्व लग्न या अनुलग्न का उपयोग करके नाम से दर्शाया जाता है। तो हम आगे सारणी 4.4 देखेंगे और उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से पूर्व लग्न और या अनुलग्न लगता है हर एक कार्यात्मक समूह के लिए। तो हर एक कार्यात्मक समूह के लिए हमारे पास में अलग अलग पूर्व लग्न और अनुलग्न, पूर्व लग्न या अनुलग्न है, ठीक है। तो वो हम लगा देते हैं इसके पीछे। ब्यूटेन है तो उसके पीछे हम लगा देंगे जो भी हमारा पूर्व लग्न होगा, ठीक है, वो कार्यात्मक समूह के हिसाब से लगता है। आगे बढ़े, हमको क्या समझ में आया? संख्या की पहचान करनी है। सबसे पहले संख्या की पहचान करके हमको उसको नाम दे देना है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो भी है। उसके बाद में हम देखेंगे कि कौन सा कार्यात्मक समूह है और कार्यात्मक समूह के हिसाब से पूर्व लग्न या अनुलग्न हम उसमें लगा देंगे, ठीक है। मैं बताऊंगी कि कौन से कार्यात्मक समूह के लिए कौन सा पूर्व लग्न या अनुलग्न में लगना है आगे जब हम बढ़ेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया तो फिर फटाफट से आगे बढ़ते हैं। कार्बन के जो यौगिक होते हैं उनमें जो कार्यात्मक समूह होते हैं उनका नाम
अनुलग्न के रूप में दिया जाता है और कार्यात्मक समूह का अनुलग्न AEIOU के साथ शुरू होता है। तो उन्होंने क्या बोला, जो भी हमारे पास में कार्यात्मक समूह होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था पिछले भाग में, इसलिए मैंने बोला था रिवाइज करके आने को। तो इन सब में जो अनुलग्न है, अनुलग्न हमारे AEIOU से शुरू होता है। AEIOU क्या है? हमारे वावल्स। तो हमारे इन सब के, ये सारे जो हमारे हैं, उन सब में जो अनुलग्न है, अनुलग्न वावल से शुरू होता है, ठीक है, वावल से शुरू होता है। तो अंतिम ई को हटा दे और कार्यात्मक समूह अनुलग्न को जोड़ दे। तो मान लीजिए कि हमारे पास में कीटोन है, ठीक है, हमारे पास में कीटोन है, ठीक है। कीटोन को कैसे हम लिख सकते हैं? हमारे पास में मान लीजिए प्रोपेन दे रखा है, ठीक है, तो C, ठीक है। अभी ये हमको दे रखा है यौगिक, ठीक है, ये हमारा यौगिक है। यौगिक में सबसे पहले हम देखेंगे कितनी संख्या है कार्बन की, 1 2 3, 3 संख्या है तो प्रोप लगेगा। तो हम पहले लिखेंगे प्रोपेन है, ठीक है, पहले तो प्रोपेन है, ये हमको ये पता है। अब हम देखेंगे कि कार्यात्मक समूह क्या है। कार्यात्मक समूह यहाँ पर कीटोन है और कीटोन का अनुलग्न होता है ओन, ठीक है। हर हमारे जो यौगिक होते हैं उसके बाद में हम एक ओन लगा दें तो हमको समझ में आ जाता है कि कीटोन जो है वो कीटोन जो है वो है हमारा कार्यात्मक समूह। तो प्रोपेन के आगे अब हमको क्या लगाना है? कीटोन का जो अनुलग्न है वो लगाना है, तो कीटोन का अनुलग्न लगा दिया। अब हमने देखा कि जो कीटोन है वो भी एक वावल से शुरू हो रहा है, ठीक है, AEIOU में से किसी एक से शुरू हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्रोपेन जो है उसका अंतिम वाला ई हटा देंगे और इनको जोड़ देंगे। तो ये क्या हो गया? प्रोपेनोन, ठीक है, प्रोपेनोन है इस समूह, इस यौगिक का नाम, ठीक है। एक और मैं वो दे देती हूँ आपको, एक और हमारे पास में एग्जांपल ले लेते हैं ब्यूटेनोन का, ठीक है। तो H, ठीक है, ये है। अभी हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि कार्बन की संख्या कितनी है, ठीक है। कार्बन की संख्या क्या है? 1 2 3 4, 4 होता है, तो मतलब ब्यूटेन, ब्यूटेन होता है। अब हमारे पास में क्या है? हमने देखा कि C के साथ में डबल बॉन्ड O है। डबल बॉन्ड O किसका होता है? कीटोन का होता है और कीटोन का अनुलग्न क्या होता है? ओन। तो ब्यूटेन के साथ में ओन लगना है, लेकिन लेकिन ये जो है ये O से शुरू हो रहा है और अगर AEIOU में से किसी से भी हमारा ये अनुलग्न शुरू होता है तो हम अंतिम वाला जो E है उसको हटा देते हैं और फिर हमको जो मिलता है वो होता है हमारे यौगिक का नाम। तो इस यौगिक का नाम क्या है भाई? इस यौगिक का नाम है ब्यूटेनोन। समझ में आ गया? मैंने 2 एग्जाम्पल बता दिए। आगे बढ़ते हैं। यदि कार्बन श्रृंखला असंतृप्त है तो अंतिम में एन को ईन या आइन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। मतलब ये हमारा इथेन हो गया, ठीक है, इथेन, ठीक है, इथेन हो गया। अब यदि ये ऐसा कुछ होता तो इसको हम, ये असंतृप्त हो गया, जैसे ही द्वियाबंध या त्रियाबंध लगता है वैसे ही वो असंतृप्त हो जाता है हमारा यौगिक, तो ये असंतृप्त हो गया। तो जैसे ही हमारा डबल बॉन्ड लगा इसमें, द्वियाबंध लगा इसमें, तो इसका नाम एथेन से, इसका नाम इंग्लिश में इथेन है, ये इथेन से इथीन हो जाएगा। इन्होंने क्या बोला है? वो एन से या तो ईन बन जाएगा और अगर हमारे को दिख रहा है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया है, ठीक है, तो वो एन से आइन बन जाएगा, मतलब इथेन इथाइन हो जाएगा। समझ में आया भाई? समझ में आया? मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने नामकरण के 2 एग्जाम्पल दिए हैं सब चीज के, ठीक है। अब आगे बढ़े हम लोग। इतना समझ में आया? संतृप्त से असंतृप्त अगर हमारा कार्बन श्रृंखला है तो एन से ईन और आइन कब बनता है? ईन तब बनता है जब द्वियाबंध होता है, द्वियाबंध, ठीक है, और आइन होता है जब
त्रियाबंध होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं कि एक कार्यात्मक समूह का नाम कैसे लेते हैं। तो मैंने बताया था कि हर एक हमारा कार्यात्मक समूह के लिए अलग अलग अनुलग्न या पूर्व लग्न है। तो क्या है वो देखते हैं। हैलो एल्केन के लिए पूर्व लग्न लगता है क्लोरो या ब्रोमो। मतलब अगर हमारा CClHH हो, अगर हमारा क्लोरीन कार्यात्मक समूह है या फिर ब्रोमीन कार्यात्मक समूह है या कोई भी हैलोजन हमारा कार्यात्मक समूह है, आयोडीन, फ्लोरीन, तो उसमें क्या होता है, इन सब में हमारा पूर्व लग्न लगता है क्लोरो या ब्रोमो। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले क्या देखना है, हमको देखना है कि कार्बन की कितनी हमारी संख्या है। कार्बन की 1 है, तो ये मीथेन होगा, मीथेन होगा। ठीक है, मीथेन के साथ में हमारा कार्यात्मक समूह क्या है, क्लोरीन है। ठीक है, तो और क्लोरीन का जो हमारा क्या होता है, पूर्व लग्न लगता है, मतलब आगे लगता है नाम के, तो ये हो जाएगा क्लोरो मीथेन। ठीक है, समझ में आया? इसमें ई क्यों नहीं हटाया, क्योंकि पहली बात ये पूर्व लग्न है, ये आगे आता है, और दूसरी बात ये AEIOU से शुरू नहीं होता है। यदि ये AEIOU से शुरू होता और पीछे लगता मीथेन के, तो हमारा ई हटता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो समझ में आया? हैलो एल्केन या फिर हैलोजन जब हमारा होता है तब कैसे हम लिखते हैं। यदि हैलोजन हुआ तो क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, इन सब का आगे आ जाएगा, इन सब का नाम आगे आ जाएगा, और जो हमारी संख्या थी एल्केन की, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, वो पीछे आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हमारा अगर ब्रोमीन का हुआ तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, 2 है, मतलब इथेन। ठीक है, इथेन, और ब्रोमो जो है वो आगे लग जाएगा। ठीक है, हिंदी में भी लिख देती हूँ, ब्रोमो, इथेन। समझ आया? ठीक है, आगे क्या है, अल्कोहल के लिए ऑल लगता है। मतलब अगर हमारा मीथेन के साथ में OH, अल्कोहल मतलब OH, ठीक है, मीथेन के साथ में OH लगा रखा है, तो ये हो गया मीथेन। ठीक है, और उसके साथ में OH लगा रखा है, और उसका अनुलग्न होता है ऑल। अनुलग्न मतलब पीछे लगना। ठीक है, तो ये इसका ऑल होता है, क्योंकि ये अल्कोहल है, तो अल्कोहल का OH होता है, हमने देखा OH लगाए यहाँ पे, तो ऑल लगेगा। ऑल O से शुरू हो रहा है, तो अंतिम वाला E हटा देंगे, तो इसका नाम हो गया मिथेनॉल। समझ आया? तीसरा क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में अल लगता है, उसी तरह मिथे नल हो जाएगा। ठीक है, एल्डिहाइड हमको CHO से पता पड़ता है। ठीक है, कीटोन C, डबल बॉन्ड O, कीटोन का मैंने पिछली बारी में समझाया था, वो हो जाएगा मेथेनोन। ठीक है, इन सब में बस मीथेन का या फिर जो भी हमारा एल्केन होगा उसका E हट जाएगा। मीथेन की जगह पे हम एल्केन लिख लेते हैं। ठीक है, एल्केन जो है, एल्केन का E हट जाएगा, तो एल्केनॉल। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लोरो एल्केन। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एल्केनॉल। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एल्केनल। एक मिनट, एल्केनल हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि ये भी A से शुरू हो रहा है, तो अंतिम वाला हमारा E हट जाएगा। यहाँ पे भी ये भी रेस करके एल्केन के हिसाब से लिख देती हूँ, क्योंकि संख्या तो कुछ भी हो सकती है हमारे कार्बन की, तो हमको पहले चेक करना होता है। यहाँ पर हो जाएगा एल्केनोन, ये हो जाएगा एल्केनोइक एसिड या फिर एल्केनोइक अम्ल, एल्केनोइक एसिड, जो कि हमको COOH से पता पड़ता है। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड C, और एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड C। समझ में आया? समझ में आया नाम कैसे देना है करके। अगर हमको कीटोन दिखा तो हम पहले देखेंगे कि कितने कार्बन है की संख्या है उस यौगिक में, उसके बाद में हम उस कार्बन की संख्या का नाम लिखेंगे, वो प्रोपेन हो या ब्यूटेन हो या मीथेन हो या इथेन हो। फिर हम देखेंगे कार्यात्मक समूह कौन सा है। यदि कीटोन का हमको दिख रहा है डबल बॉन्ड O लगा रखा है बस, और कुछ भी नहीं है आसपास, तो उसका मतलब है
हमारा ओन लगने वाला है अनुलग्न, और अगर ओन लगने वाला है तो लास्ट वाला ई हमारे मीथेन या प्रोपेन या ब्यूटेन का हटेगा और उसको हम मिथेनोन, ब्यूटनोन या फिर प्रोपेनोन बोलेंगे। समझ में आ गया? आगे बढ़े फिर। आगे हम कुछ प्रश्न करते हैं। आगे क्या है, आप पेंटेन के लिए संरचनात्मक समवायवों यानी कि आइसोमर समवायवों का चित्रण कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, पेंटेन जो है हमारा C5H12 पेंटेन जो है हमारा, उसका हमको संरचनात्मक समवायवों का चित्रण करने को बोला गया है। तो वो क्या है हमारे अलग अलग समवायव। पहला तो हो जाएगा श्रृंखला वाले, ठीक है, 1 2 3 4 5। क्या होता है, मतलब क्या होता है याद है समवायवों का? जब उनका सूत्र एक समान हो लेकिन उनकी संरचना भिन्न हो। ठीक है, समझ में आया? तो पहला तो हो गया ये पेंटेन है, ठीक है, पेंटेन। तो ये हो गया हमारा पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, ठीक है, श्रृंखला वाला। अब इसके बाद में है हमारे पास में 2 3 4 5, ठीक है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। याद रखिए कि कार्बन के आसपास 3 ऐसे डंडे हो, ठीक है, इसका मतलब खत्म हो चुका है, इसका पूरे के पूरे 4 इलेक्ट्रॉन बंध चुके हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन जुड़ रहा है, क्यों? क्योंकि बाकी 3 ऑलरेडी बंधे हुए हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन से ये है हमारा आइसोपेंटेन। याद रखना पड़ेगा भाई नाम तो आपको, आइसोपेंटेन। और तीसरा क्या है, ये इसको हम बोलते हैं नियोपेंटेन। ठीक है, समझ में आया? तो ये 3 जो है वो है हमारे संरचनात्मक समवायव, ठीक है, किसके समवायव? पेंटेन के, ठीक है, संरचनात्मक समवायव मतलब सूत्र तो एक है इन सब का, C5H12 है सूत्र, लेकिन इन सब का जो संरचना है, इन सब के जो स्ट्रक्चर हैं वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े फिर। आप सोच रहे होंगे कि मैम ने ऐसा कुछ क्यों नहीं बनाया, पहले वाले पे भी तो जोड़ सकती थी मैम, लेकिन इसका मतलब यही है कि आप इसको सीधा कर सकते हैं और ये फिर से हमारा नॉर्मल पेंटेन बन जाएगा। इसलिए पहले और आखिरी पे जोड़ने का कोई फायदा ही नहीं है। यदि हम, आपने बोला कि आपने दूसरे पे तो जोड़ा, लेकिन तीसरे पे भी जोड़ सकती थी आप। तो यदि मैं तीसरे पे जोड़ती तो वो इसको अगर हम पलट देते तो ये फिर से दूसरे पर ही दिखता। ठीक है, मतलब मैं बोल रही हूँ यदि मैं इसको ऐसा जोड़ती, ठीक है, ऐसा मैंने जोड़ा है, यदि मैं इसको ऐसा जोड़ती तो मतलब इसका, अगर हम इसको उल्टा कर दे, इसको अगर हम शीशे के सामने देखें तो फिर से हमको यही दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों एक ही है। ठीक है, इसीलिए सिर्फ 3 ही बन सकते हैं। समझ में आया? आगे बढ़े फिर। आगे क्या है भाई, कार्बन के दो गुण कौन से हैं जो हमारे आसपास कार्बन यौगिकों की विशाल संख्या दिखाई देती है। हमारे जो कैसे 2 कार्बन के गुण हैं जो हमको आसपास कार्बन की इतने ज्यादा यौगिक बने हुए होते हैं। पहला तो है भाई, आपको भी आना चाहिए, पहला तो है श्रृंखलन। वो इतनी आसानी से जो बड़े बड़े श्रृंखला बना सकता है आपस में ही, उसके वजह से हमारे आसपास कार्बन के यौगिक होते हैं। तो श्रृंखलन पहला। और दूसरा क्या है, उसकी संयोजकता का 4 होना।
क्योंकि इसकी संयोजकता 4 है, ये ना 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो वो ये क्या बनाता है, ये बहुत सारे बंध बना लेता है दूसरे परमाणुओं के साथ में, और इससे हमको बहुत सारे कार्बन यौगिक मिलते हैं। तो हमारे क्या दो विशेष खूबियां क्या है, गुण क्या है कार्बन के, पहला तो श्रृंखलन और दूसरा संयोजकता का 4 होना। समझ में आया प्रश्न 2। प्रश्न 3 देखते हैं फिर। साइक्लोपेंटेन का सूत्र और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। तो साइक्लोपेंटेन मतलब एक साइकिल में पेंटेन जा रहा है, ऐसे ऐसा कुछ है ना, और ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, तो इसमें 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, 2 की जगह थी, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन। तो साइक्लोपेंटेन का सूत्र ये है। अब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखते हैं, सी, ठीक है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बना दो, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बना दो, यहाँ पर, ठीक है, हाइड्रोजन, ये ठीक है। अब यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर इसका भी एक, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रही हूँ। हाइड्रोजन के कार्बन को क्रॉस की तरह लिख रही हूँ, और कार्बन के हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस की तरह लिख रही हूँ, और कार्बन के बिंदु की तरह लिख रही हूँ, ठीक है। तो देखें एक बार, अब काउंट करें, ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है और यहाँ पे दे रहा है। ये कार्बन एक यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है और यहाँ पे दे रहा है। ये कार्बन यहाँ 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 और यहाँ, ये कार्बन इधर 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 और इधर, ये इधर 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 और इधर। तो सारे कार्बन 4-4 अपने इलेक्ट्रॉन दे चुके हैं। वो आपस में भी एक एक बॉन्ड बना चुके हैं और उसके साथ साथ हाइड्रोजन में भी बना चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन संरचना कुछ ऐसी दिखेगी, ये एरोस के बिना, बस बिंदु और क्रॉस के साथ में। तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी समझ में आ गया। आगे बढ़े फिर, आगे क्या है, निम्नलिखित यौगिकों के लिए संरचनाओं की को चित्रित करना है। तो पहला क्या दे रखा है, एथेनोइक अम्ल दे रखा है। एथेनोइक जैसे ही सुनते हैं हमको समझ में आता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और वो होगा COOH, ठीक है। तो इथेनोइक अम्ल कैसा दिखेगा फिर, इथेनोइक मतलब दो कार्बन है उसमें, तो वो कुछ ये है हमारा इथेनोइक अम्ल। इसको यहाँ पे बड़ा बड़ा बनाती हूँ। हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 3 यहाँ पे, ये है हमारा एथेनोइक अम्ल। दूसरा क्या बोला इन्होंने, ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन बनाते हैं, पेंट मतलब 5 है, ठीक है, और ब्रोमो मतलब ब्रोमीन लगा हुआ है उनमें कहीं, तो ये हो गया हमारा ब्रोमोपेंटेन। ये ऐसे हाइड्रोजन बनाना मत भूलिए वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, ब्यूटेनोन बनाने को बोला है। ब्यूट मतलब 4, ठीक है, तो 4 में कैसे बनेगा ब्यूटेनोन, तीसरा है हमारा ब्यूटेनोन, ब्यूट मतलब 4, 1 2 3 4। अब कीटोन जो है वो हमेशा बीच वाले कार्बन में ही लगता है, आगे यदि लग जाए, आगे वाले कार्बन में यदि डबल बॉन्ड O आ जाए तो वो एल्डिहाइड कहलाता है। तो ये हो गया हमारा ब्यूटेनोन, हो गया हमारा ब्यूटेनोन, समझ में आ गया। और चौथा क्या है, सबसे इजी, हेक्सेनाइल। हेक्सेनाइल क्या है, आइल मतलब त्रियाबंध, 3 बॉन्ड वाला, है ना। तो कैसे होगा, हेक्स मतलब 6, 1 2 3 4 5, छठे वाले में हमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है, गिनना, ठीक है। इस सी में और बॉन्ड की जगह है
1 2 3 4 नहीं है, इसी में 1 2 3 एक बचा था उसमें हाइड्रोजन लगा दी। यहाँ पर 1 2 2 की जगह है, यहाँ पर भी 2 की जगह है, यहाँ पर भी 2 की जगह है, यहाँ पर 3 की जगह है। ठीक है, ये हो गया हमारा हेक्सानाइल। अब इन्होंने क्या पूछा है, क्या ब्रोमोपेंटेन के लिए संरचनात्मक समावयवी संभव है, मतलब आइसोमेरिज्म संभव है कि नहीं, मतलब क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रोमोपेंटेन का सूत्र एक ही हो लेकिन इसकी जो संरचना है वो अलग अलग हो। बिल्कुल हो सकता है। हमारा जो ये ब्रोमीन है ये यहाँ पर आ सकता है, ये हमारा ब्रोमीन यहाँ पर आ सकता है, ऐसे दो हमारे पास में समवाय हमको मिल सकते हैं। यदि आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे भी तो आ सकता है, तो वो बिल्कुल समान होगा यहाँ पे आने के जैसे। क्यों? क्योंकि उसको अगर हम उल्टा कर देंगे तो वो ऐसा जैसा ही दिखेगा। ठीक है, तो हमारा ब्रोमीन संरचनात्मक समावयवी दिखा सकता है, उसमें संभव है ब्रोमोपेंटेन में। ठीक है, इन्होंने क्या पूछा था, क्या ब्रोमोपेंटेन के लिए संरचनात्मक समावयवी संभव है? हाँ, संभव है। बना दे फिर हम लोग। एक तो हमने बना लिया, एक हमारे पास में है ही इसका समवाय, दूसरा बनाते हैं। दूसरा क्या होगा, सेकंड का दूसरा, ये हो गया। और तीसरा एक और बन सकता है, क्या, बीच में अगर आ जाए। ठीक है, ये तीन है हमारे समावयवी, जो हमारे संरचनात्मक समावयवी जो हमारा ब्रोमोपेंटेन दिखाता है। समझ में आया भाई? आगे बढ़े फिर। इन तीनों में जो हमारे सूत्र है वो बिल्कुल एक समान है। ठीक है, जो हमारा सूत्र है वो C5H11Br है। वो तीनों में आप गिन के देखेंगे तो समान है, लेकिन इसकी जो संरचना है वो अलग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्रोमेन जो है वो यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़े फिर। आगे क्या है, निम्नलिखित यौगिकों को नामकरण करना है। कैसे करना है देखते हैं। फर्स्ट वाला देखते हैं, क्या है, CH3CH2Br। सबसे पहले क्या करना है, मैम ने बताया था, सबसे पहले कार्बन की संख्या देखनी। कार्बन की संख्या क्या है, 1 2, 2 हुआ तो इथेन। ठीक है, इथेन होगा। और क्या लगा है हमारा, ब्रोमीन। अब ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन जैसे हैलोजेंस के लिए हमारा आगे एक उपसर्ग लगता है। क्या लगता है, अगर क्लोरीन हुआ तो क्लोरो, ब्रोमीन हुआ तो ब्रोमो, आयोडीन हुआ तो आयोडो, तो इसीलिए ये हो जाएगा ब्रोमो इथेन। ठीक है, ब्रोमो इथेन को हम हिंदी में भी लिख लेते हैं, ब्रोमो इथेन। ठीक है, हो गया ब्रोमो इथेन। दूसरा क्या है, दूसरा है एक, अब कार्बन की संख्या क्या है, एक है, मतलब इथ होएगा, मतलब मीथेन का कुछ बनेगा। ठीक है, और ओ ओ एच है, मतलब ये है ऐसा कुछ, COOH ऐसा कुछ है। अगर हम साथ में लिख दें, अगर हमको बॉन्ड बनाने में आलस आ रहा है तो COOH, तो ये क्या हो गया हमारा, मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल, क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है तो उसका अनुलग्न होता है ओइक अम्ल। ठीक है, ओइक अम्ल लगता है जब CO, जैसे OH के लिए ऑल लगता है वैसे ही COOH के लिए ओइक ओइक अम्ल लगता है। ठीक है, समझ में आया? आखिरी क्या है देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 है, मतलब हेक्स का कुछ है। ठीक है, हेक्स का है कुछ, हेक्स। और यहाँ पे क्या है, एक ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या है, आइन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हेक्साइन। ठीक है, हो गया हमारा नामकरण, हो गया। देखिए फटाफट से हो गया। मेथेनोइक अम्ल को हम इंग्लिश में मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, और हेक्साइन को हम इंग्लिश में हेक्साइन ऐसे लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया?
सारे प्रश्न भी समझ में आ गए। हमने करा, बहुत मजेदार प्रश्न है नामकरण वाले। आप ऐसे ही अपने अपने बनाइए, अपने अपने संरचनाएं बनाइए, अपने अपने यौगिक बनाइए और उनको नाम दीजिए, और फिर आपको फिर समझ में आएगा कि कितने सारे हमारे दुनिया में यौगिक मौजूद है। मैं उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपके लिए बिल्कुल क्लियर होगा। मैंने क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं, मैंने एग्जांपल्स भी समझा दिए हैं। आगे धीरे धीरे हम पूरा अध्याय खत्म करने वाले हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप सब कुछ रिवाइज कर रखें, ठीक है। तो अगली बार तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और स्टडी रूम के साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।